वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फोटोन जो है वो एक पार्टिकल है या वेवलेंथ है। देखो, जो फोटोन है, अगर आपने आज बेसिकली हम फोटोन की वेव नेचर के बारे में देखेंगे। और जो फोटोन है वो आपने पढ़ा है कि जो फोटोन है वो पार्टिकल नेचर कब शो करता है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि वर्क फंक्शन आपने पढ़ा होगा, जिसमें जो सरफेस मेटल है उसका कोई ना कोई वर्क फंक्शन होता है। या अगर आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको इजेक्ट करना चाह रहे हो तो वर्क फंक्शन के बराबर आपका फोटो एनर्जी ऑफ फोटोन होनी चाहिए। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो जितनी वर्क फंक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लेके बाकी जो एक्स्ट्रा है वो काइनेटिक एनर्जी में आ रही है। और एक फोटोन के लिए एक इलेक्ट्रॉन ही लग रहा है। ये सारा फोटो इलेक्ट्रिक है, जो एक्सप्लेन करता है क्या कि ये पार्टिकल नेचर है। क्योंकि अगर लाइट अगर वेव होती ना तो इट विल टेक अ लॉ, अगर फोटोन्स आपके वेव होते तो वो टाइम लेते फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस में, जबकि ये जल्दी हो रहा है। तो ये सब कुछ तो किया हुआ है। आज हम देखेंगे कि कैसे, है ना, आपका जो वेव है ना, जो फोटोन्स है वो आपका वेव नेचर किस तरह से शो करते हैं। एक बात आपको बताऊं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि कोई भी चीज़ है वो पार्टिकल वेव नेचर दोनों शो करती है। अगर हम वी आर टॉकिंग, इफ़ वी टॉक अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, वॉट एवर, वो वेव पार्टिकल नेचर दोनों शो करती है। फॉर एग्जाम्पल हम पार्टिकल वेव नेचर दोनों नेचर ही शो करते हैं, ठीक है। बट हमें बात करनी है फोटोन्स के बारे में। तो पार्टिकल नेचर तो समझ आ रहा है, जिसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रखा है उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे वेव। देखो, फोटोन्स आपके दो तरह का नेचर शो कर सकते हैं। एक तो वो वेव नेचर शो कर सकते हैं, दे कैन शो वेव नेचर, है ना। और वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर। ये जो पार्टिकल नेचर है ना, ये आपके जो एल्बर्ट आइंस्टाइन आए थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस के थ्रू समझाया था। एंड ही गेव द इक्वेशन, एंड उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी थी। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगी इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन दे के गए थे। और वेव नेचर जो है आप अभी नहीं पढ़ोगे, यू विल स्टडी इन द फिज़िक्स दैट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से फोटोन्स वेव नेचर शो करें। आप ये स्टडी करोगे, इंटरफेरेंस, एंड डिफ्रैक्शन। अभी नहीं समझ में आएगा कि ये इंटरफेरेंस क्या है। तो ये इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, अब ये इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन बड़े भारी भरकम टर्म्स है। ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये फिज़िक्स का पार्ट है, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। बट आपने ये इक्वेशन तो पढ़ी ही है केमिस्ट्री में, दैट एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है वो h/ν, फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू h। आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे वो c/λ होती है ना। पढ़ रखा है तो मैं v को इससे रिप्लेस कर सकती हूँ, है ना। सो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है वो hc/λ। ये इक्वेशन दी, ये इक्वेशन आई आपकी वेवलेंथ नेचर से, वो भी इक्वेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर दिया। फिर एक साइंटिस्ट आए आपके डी ब्रॉगली। कौन से साइंटिस्ट थे? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज डी ब्रॉगली, है ना, डी ब्रॉगली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो hc/λ है। और आइंस्टाइन देखे गई कि जो एनर्जी वो mc² के बराबर है। ये डी ब्रॉगली ने क्या किया, ये एनर्जी है, लेफ्ट हैंड साइड इनकी इक्वल है, ये इसने इसको इसके इक्वल कर दिया, है ना। सो hc/λ उसने इक्वल किया mc² के। अब यहाँ से एक c कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, h/λ इज इक्वल्स टू mc। c आपको पता है वेलोसिटी लिख सकते हो आप, है ना। c को आप वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हो तो ये वेलोसिटी, और mv को आप p लिख सकते हो। p क्या है, दिस इज़ योर मोमेंटम। तो हम इसको मोमेंटम के साथ भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं।
ये मैंने इसको मोमेंटम के साथ रिप्लेस किया। तो ये डी ब्रॉगली ने अपनी इक्वेशन दी आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज़ करके एंड मैक्स प्लैंक, जो मैंने आपको h/c/लैम्डा कराया वो मैक्स प्लैंक ने दिया था। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके डी ब्रॉगली ने अपनी एक खुद की इक्वेशन बनाई, है ना। फिर हम बात करते हैं वेव नेचर किस तरह से है। देखो, जो डी ब्रॉगली है ना, जो आपके साइंटिस्ट है डी ब्रॉगली ने कहा कि कोई भी चीज़ पार्टिकल नेचर की है, कोई भी चीज़ पार्टिकल नेचर की, वो वेव नेचर भी शो करती है, उसके पास वेव भी होती है, जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं। कोई भी मैटर है वो पार्टिकल भी है, वो वेव भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, मैटर वेव बोलेंगे, ठीक है। पार्टिकल वेव, कोई भी चीज़ है वो पार्टिकल की भी बनी है ना, एंड वो वेव नेचर भी शो करती है, वेव नेचर भी, उसको पार्टिकल वेव बोल दिया उसने। अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे आपको बताया कि इसने इक्वेशन दी h/λ इज इक्वल्स टू p, मतलब जो मोमेंटम है इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन विद द लैम्डा, है ना। मोमेंटम इनवर्स प्रोपोर्शन इस इक्वेशन से, तो यही समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। क्वेश्चन प्रैक्टिस ध्यान से देखोगे। देखो, मैं आपको ना स्टेटमेंट नहीं लिखवा रही पूरी, मैं आपको वैल्यूज़ दूँगी एंड यू हैव टू सॉल्व कि किस तरह से करना है। जैसे उन्होंने कहा इफ़ h इज़ अ प्लैंक कांस्टेंट, अगर h जो है वो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, एंड मोमेंटम क्या होगा वो बताओ। इफ़ द लैम्डा इज़ 0.01 मीटर, इतना है। ऑप्शंस में दे रही हूँ, 10 -2h है, b जो है वो 10^2h है, c जो है वो 1012h है, एंड d ऑप्शन जो है आपकी वो h है। अब यहाँ पे आपको प्लैंक कांस्टेंट पहले 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड नहीं लेनी, उन्होंने दे दिया कि प्लैंक कांस्टेंट आपका h है। इक्वेशन क्या है, h/λ इज़ इक्वल टू p, ये h है, लैम्डा कितना दे रखा है 0.01 इज इक्वल्स टू p, मतलब h, ये 2 ज़ीरोज़ ऊपर चला जाएंगी, 2 1 नीचे बचा p, मतलब 100 h इज इक्वल्स टू p, मतलब 10 की पावर 2 इज इक्वल्स टू p। तो आपने यहाँ पे मोमेंटम निकाल लिया है, और साथ में h भी तो आएगा ना, तो ये आपकी ऑप्शन हो जाएगी आंसर करेक्ट, ठीक है। फिर नीट में आपका एक आया हुआ क्वेश्चन है, मैं वैल्यूज़ लिखवाते हैं। इन्होंने मास दिया है 0.66 kg, नीट में आया 2010 का क्वेश्चन है। नीट में मास जो बॉल का है वो इतना दे दिया विद स्पीड, है ना। स्पीड जो है वो इन्होंने दी है 100 मीटर पर सेकेंड, एसोसिएटेड विद वेवलेंथ उन्होंने कहा प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड है। आपको वेवलेंथ बतानी है। आप सभी को पता है कि डी ब्रॉगली ने कहा था कि जो h है ना, वो लैम्डा इज इक्वल्स टू p क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। h ऐसे ही लिखा रहने दो, लैम्डा भी ऐसे लिखा रहने दो। मास कितना है बेटा, मास आपको 0.66 दे रखा है, इनटू स्पीड जो है वो 100 दे रखी है ना। आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड दी वेव लेंथ, है ना। वेव लेंथ आपको निकालनी है। आप क्या करो, इसको h को इधर ले आओ, तो मैं यहाँ पे इसको h को इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ। अगर यहाँ पे h शिफ्ट हो जाएगी, ये 1 बचेगा और ये 6.6 × 10⁻34, पर मेरे को तो लैम्डा निकालना है ना, तो आपको यहाँ पे लैम्डा निकालना है, ठीक है। तो लैम्डा आप यहाँ पे रख दोगे, ये भी चीज़ आपकी इन रिवर्स हो जाएगी सारी, फिर उसका उल्ट करना पड़ेगा अगर आपने इसको भी किया हुआ है। तो आप क्या करोगे, 6.6 × 10⁻34 तो है ना, 0.66 × 10⁻100 इस तरह से हो जाएगा। ये आपको लैम्डा देने वाला है, बस इसको सॉल्व करना है एंड देन यू विल गेट योर आंसर। आपको आराम से अपना आंसर मिल जाएगा। मेरी बात सुनो, ये ज़ीरो उतारूँगी तो ये नीचे आएगी, है ना। इन 2 ज़ीरो, इसको ज़ीरो हटाएंगे नीचे आएंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो 10 अगर -4 है, ये भी ऊपर जाके
10 -1 बनेगी, ये प्लस हो जाएंगे तो 10 -35। दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट आपका आता है कि जो मैक्रो मतलब जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। वेवलेंथ क्या होती है इनकी, बहुत 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 ज़्यादा कम होती है। जो आपकी माइक्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं, है ना, उनकी वेवलेंथ हमेशा ज़्यादा होगी। मतलब जैसे हम हैं, हमारा साइज़ क्या है, ज़्यादा है, तो हमारी वेवलेंथ सबसे कम होगी। इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स छोटे होते हैं साइज़ में, उनकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। इसके बेस्ड एक क्वेश्चन कराती हूँ, लिखो मिनिमम वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद, कि मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी। ऑप्शंस है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, प्रोटॉन्स की, SO2 की, थर्ड ऑप्शन है CO2 की। अब खुद बताओ, ये तो छोटे होते हैं साइज़ में, छोटे होते साइज़ में, इनकी तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी। अब इसको देखना पड़ेगा आपको किसकी ज़्यादा होती है। इसका वेट निकालो तो ये 44 ग्राम्स आता है ना। इसका निकालो, ये 32 इंटू 16 टू ज़ा 32, 64 ग्राम, ये ज़्यादा है, इसका साइज़ ज़्यादा है, मतलब इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो SO2 विल बी योर आंसर। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से ब्रीफली हम क्विकली रिवाइज करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो फोटोन्स हैं आपके, वो दोनों नेचर शो कर सकते हैं। वो वेव नेचर भी शो कर सकते हैं, दे कैन शो वेव नेचर, एंड दे कैन शो पार्टिकल नेचर एज वेल, दे कैन शो पार्टिकल नेचर एज वेल। तो जो पार्टिकल नेचर वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से समझ में आ रहा है, वेव नेचर हमें पता नहीं, है ना। तो मैक्स प्लैंक ने अपना इक्वेशन दे दिया कि H जो है वो C/λ होगा। ये डी ब्रॉगली ने इक्वेशंस को इक्वेट किया एंड अपनी एक खुद की इक्वेशन बनाई। ये डी ब्रॉगली ने अपनी इक्वेशन बनाई, है ना। यहाँ पे ये लैम्डा है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये मोमेंटम को आप मास इनटू वी भी कर सकते हो। देन हमने थोड़े से 3 क्वेश्चंस किए हैं, और उसमें से एक आपका नीट का, है ना, 2010 का क्वेश्चन है। मतलब कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि जो मैक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ें हैं, जैसे हम हैं, है ना, हमारा साइज़ ज़्यादा है, तो हमारी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसका साइज़ सबसे छोटा उसकी वेवलेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अभी कॉन्सेप्ट कैसे आया कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा, जिसका साइज़ कम है वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन क्या कहती है, इज इक्वल्स टू mv। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी वेवलेंथ कम होगी, जितना मास कम होगा उतनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ये तो यही इक्वेशन से ही समझ में आ रहा है कि मास जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। इसको माइंड में बिठा लो। ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कोई भी चीज़ है वो पार्टिकल वेव नेचर दोनों शो करती है। पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों शो करना जो है वो उसको हम पार्टिकल वेव बोल देते हैं। ठीक है।